हम्म, तो ब्लॉकचेन का बेसिक क्या है कि एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट में क्या होता है, यू टाइप इन द ब्राउजर, और ब्राउजर से जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होगी आपके वेब ब्राउजर में आ जाएगा। ठीक है, गूगल पे सर्च किया, वेब ब्राउजर में आ गया। अब ये क्या डेटा है, डेटा कहाँ स्टोर्ड है, इनके सर्वर्स पे। सर्वर क्या है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, डेटा मेमोरीज हैं, उन सर्वर्स पे स्टोर्ड है। प्लस दूसरे सर्वर्स पे, जिससे ये उनके थ्रू द इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स होते हैं, जो आईपी V4 V6 से लिखा होता है ना, ये प्रोटोकॉल होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की सेट रूल्स है कि इस तरह से डेटा जाएगा, डेटा की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में भेजी जाएगी क्वेश्चन को, और वो जो रिवॉल्ट आएगा वो इस फॉर्म में, ये सब सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। वो आईपी हो गया, HTTP, ये भी एक प्रोटोकॉल हो गया। जो हम लिखते हैं कभी भी वेबसाइट का एड्रेस, तो एड्रेस के लिए प्रोटोकॉल है कि इस वेबसाइट वेबसाइट का एड्रेस ये है, ये यहाँ पे पाया जाएगा। और सबका बेसिस क्या है, सर्वर्स। अगर सर्वर्स नहीं होंगे तो मेमोरी नहीं होगी, मेमोरी नहीं होगी तो कहीं पे ये डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है। अब जब सर्वर्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि एक जो कंपनी है उसके पास ही सारी आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सर्वर्स जिसके पास ज्यादा है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी भी हो गई इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो मैनेज करती है, सेंट्रलाइज हो गई, तो आपकी पूरी फ्रीडम नहीं है। सर्वर्स हो गए तो आपका डेटा जो है कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है वैसे। अब ब्लॉकचेन में क्या है कि ब्लॉकचेन में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है कि हर कोई, हर इंडिविजुअल अपना एक प्रोटोकॉल सेटर होता है। हर इंडिविजुअल के पास एक आइडेंटिटी की तरह एक की, जो उसमें कीज बोलते हैं ना, हैश बोलते हैं, जो भी उनकी चाबी है, जो भी आपका जैसे पासवर्ड होता है। ठीक, पासवर्ड ही होता है वो, उसको उसमें बोलते हैं हैश। ठीक, दो तरह के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कौन सा हो गया, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आप सबके साथ शेयर करते हो, वो आपका आइडेंटिफिकेशन की तरह हो गया। ठीक है, किसी से कि हाँ आपको व्हाट्सएप करना है तो इस नंबर पे कर दो, बट उसके अंदर मोबाइल का आपका पासवर्ड है। ठीक है, मोबाइल का पासवर्ड शेयर नहीं करते, तो वो आपकी प्राइवेट की हो गई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपके मोबाइल में, कोई भी टेक्स्ट मैसेज तो कर सकता है थ्रू योर मोबाइल नंबर। टेक्स्ट मैसेज आ गया, बट उसे देख कैसे सकते हो आप, जब आप अपना पासवर्ड डालोगे, पैटर्न डालोगे, ओपन करोगे मैसेज बॉक्स, तभी देख सकते हो। तो ऐसी ब्लॉकचेन में कीज होती हैं, पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि कैसे डेवलप हुआ ब्लॉकचेन और क्या क्या होता है एप्लीकेशंस। चलो ये तो लास्ट टाइम का हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी। ब्लॉकचेन इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम टू बी चेंज्ड, हैक्ड और मैनिपुलेटेड। अब इसमें क्या, दो कंपोनेंट हैं, ब्लॉक और चेन। ब्लॉक क्या है कि एक डेटा जो भी आप लिख रहे हो, मान लो आप एक पेज में अपना नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो उस नोट्स का जो एक पेज है वो एक ब्लॉक है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन में डिफरेंस क्या है कि जब आप एक नोट बना रहे हो, तो जो जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, पीयर टू पीयर, यानी कि आप, एक पूरा ग्रुप बनता है कि जो ये आपने क्रिप्टो करेंसी मान लो बाई की, इथीरियम। ठीक है, तो आप उसके ग्रुप में ऐड हो गए। तो एक क्रिप्टो करेंसी जैसे ही आपने यहाँ से खर्च की या खरीदी, आपने अपने लेजर में लिखा, अपनी कॉपी में लिखा, तो वही इंफॉर्मेशन दूसरे की कॉपी में भी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि एक ही जगह कॉपी नहीं, उसकी कॉपी सारी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इससे फायदा क्या होता है, कोई आपकी कॉपी में अगर चेंज करता है, तो अगर 10 लोग हैं, एक कॉपी में चेंज हुआ, तो 9 लोग के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि कॉपी में ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग डिसअप्रूव कर देंगे कि ये ना सही चेंज नहीं है। तो इस तरह से हैक नहीं हो पाएगा कोई चेंज, जो है आपकी विश के अगेंस्ट या हैक के थ्रू नहीं हो पाएगा।
तो ये इसकी एडवांटेज होती है, क्योंकि सबके साथ शेयर्ड मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। इस वजह से हैकिंग इसमें हैकिंग या मैनिपुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो। इम्पॉसिबल वर्ड किसी में भी यूज नहीं करते, इसमें भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट वेरी वेरी डिफिकल्ट है नॉर्मल वेब। नॉर्मल आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं उससे काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब कंप्यूटर्स में, अब अगर हमने बात की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर अगर नॉर्मल में समझ रहे हैं कि भाई इस रजिस्टर में लिखा तो उसमें लिख के, अब यहाँ पे रजिस्टर्स क्या है, कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरीज यूज हो रही हैं, ठीक है, उनकी रैम्स यूज हो रही हैं। तो अगर सिंपल है, 10 लोग हैं तब तो सिंपल थोड़ी सी मेमोरी यूज होगी, आपने एक सेंटेंस लिखा, केबी में यूज हुआ, ठीक है। अब इसी को मान लो 10 मिलियन लोग हैं। 10 मिलियन लोग अगर एंट्रीज कर रहे हैं, तो आपके में, क्योंकि एक पर्सन भी करेगा एंट्री तो वो भी आपके में कॉपी होगी, तो आपकी कॉपी में भी 10 मिलियन एंट्रीज है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, डेटा बढ़ता जाएगा। अब डेटा बढ़ते जाने की वजह से क्या होगा कि रिक्वायरमेंट जो है डेटा को स्टोर करने की, वो भी बढ़ती जाएगी, तो कंप्यूटर्स इसमें हाई पावर्ड चाहिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ब्लॉकचेन में बहुत होती है। तो मोस्टली जो ब्लॉकचेन का सेटअप जो लोग करते हैं, वो ऐसी कंट्रीज में करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है सस्ती है, ताकि जो एनर्जी, क्योंकि कंप्यूटर्स अगर ज़्यादा देर तक चलेंगे तो, अब ज़्यादा देर तक क्यों चलते हैं, पहले इस लॉजिक को समझते हैं। अब एक एंट्री, हमने एक एंट्री की कि हमें ना एक बिटकॉइन हमारा बढ़ाना है, ठीक है। चलो चलो एग्जांपल लेते हैं, हम 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास 100 रुपए है, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, 4 लोगों के पास मिला के 100 रुपए है, ठीक है। 25, 25, 25, 25। अब मुझे फोर्थ पर्सन को अपनी तरफ से देने हैं 5 रुपए, ठीक है। मैंने उसे 5 रुपए दिए, तो उसके में क्या एंट्री होगी कि उसकी तो एंट्री बढ़ेगी कि मेरे पास अब 30 रुपीज हो गए। बट उसमें ये भी लिखा जाएगा कि मेरे पास जो 25 थे अब वो 20 हो गए, और ये बी और सी में भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो चारों लोग में ये एंट्रीज होगी। हम सिर्फ मेरे सेंड करने की नहीं, मेरे मेरे में जो माइनस हुआ है वो भी, जो प्लस हुआ है वो भी, तो सारी एंट्रीज होती हैं ब्लॉकचेन में। इसलिए कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी चीज छूटती नहीं है, ठीक है, सबके पास होती है और सारी एंट्रीज होती है। तो इसलिए ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। So a blockchain is a distributed ledger that duplicates and distributes transactions across the network of computers participating in the blockchain. तब ये स्टेटमेंट की समझ आ रही है मीनिंग, कि अभी पहले कॉम्प्लिकेटेड लगी थी, अब ये सिंपल, मैंने एक एंट्री की, डुप्लीकेट होगी, डुप्लीकेट, मेरी एंट्री डुप्लीकेट, मतलब मैंने अपने 25 रुपए माइनस करके लिखे कि अब 20 रुपए बचे मेरे पास, तो दूसरे के में भी लिख जाएगा कि हाँ 20 रुपए बचे, तीसरे के में भी लिख जाएगा, चौथे के में, चौथा वाला जिसको मैं पैसे भेज रहा हूँ वो अप्रूव करेगा उसकी अपनी प्राइवेट की से, कि हाँ मुझे 5 रुपए भेजे हैं। अब बी और सी क्यों अप्रूव कर रहे हैं, चेंजेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डी ने अप्रूव किया कि हाँ वो सही कह रहा है, ए उसने मुझे 5 रुपए भेजे हैं, तो इसलिए बी और सी अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो है सही है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड्स, ऑल्सो नोन एज द ब्लॉक ऑफ पब्लिक इन सेवरल डेटाबेसेस, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन है ब्लॉक के फॉर्म में रिकॉर्डेड है, इसलिए ब्लॉक्स बोलते हैं। और फिर चेन है, क्योंकि कनेक्टेड है तो चेन। टिपिकली दिस स्टोरेज इज रेफर टू एज डिजिटल लेजर। तो लेजर इसीलिए कि कहीं भी बही खाता क्या होता है, एक लिखता है क्या पैसा आया क्या गया। पैसे की जगह कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जमीन बेची खरीदी, हेल्थ की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि ये आईवी दी, ये मेडिसिन दी, इनकी इंप्रूवमेंट है, बीपी इतना था, बीपी इतना हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन ऐसे ही हो सकते हैं। ये गूगल स्प्रेडशीट की तरह यहाँ चेंज किया तो वहां भी शो हो गया। अब क्या है कि अब इस पे द फैसिनेटिंग एंगल इज एनीबॉडी कैन सी द डेटा बट दे कांट करप्ट इट। करप्ट इट क्यों, क्योंकि की चाहिए होती है, जिसके लिए मैंने भेजा वो वो पहले कंफर्म करेगा, उसके पास की होगी, ठीक है, जिसके पास मैंने पैसे, बाकी लोग के पास देखने की पूरी आज़ादी है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो हम देख रहे हैं और हम अप्रूव करते हैं। बट उसमें चेंज नहीं कर सकते हो कि बीच में कोई इंटरप्शन कर दे कि नहीं नहीं, ये मैं कुछ और अपनी तरफ से एडिशन कर दूं, जब तक उसके पास की नहीं।
की कैसे, जब आप कोई कोई भी चीज भेज रहे हो तो एक ताला लगा के, मान लो एक हाँ, आपने एक लॉक लगा के भेजा जिसकी चाबी डी के पास ही है, बीच के 20 साल डी उनके पास, उनको वो लॉक पे इंफॉर्मेशन दिख रही है कि कुछ ये इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एनवलप है, उसमें दिख रहा है कि ये पैसे रखे हुए, बट वो ओपन कौन कर सकता है, जिसके पास चाबी है अपने में डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, तो वो रास्ते से गई, सबको एनवलप में दिख रहा है कि पैसे रखे हुए, बट जिसके पास की है प्राइवेट की, उस की से ओपन करेगा तो उसके पास वो डिपॉजिट हो जाएगा, लेजर की मेरे नाम पे आ गया है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी है और सिक्योरिटी भी है। ठीक। तो ये कीज की बात की मैंने, पब्लिक की है, प्राइवेट की। इनको ब्लॉकचेन की और क्रिप्टो करेंसी की लैंग्वेज में बोलते हैं हैश। हैश क्या होते हैं, हर इंफॉर्मेशन के आगे एक कोड लगाया जाता है, जनरली 64 बिट कोड होता है। ठीक है, तो ये कोड आपको, एक पर्सन जिसने मान लो एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो उसको एक कोड दिया जाएगा। एक पब्लिक कोड, जैसे कि मोबाइल नंबर, जो पब्लिक को पता होगा, एक एड्रेस की तरह आपके। एक प्राइवेट कोड आपके पासवर्ड की तरह। तो पब्लिक कोड से क्या होगा, आपको अगर पैसा सेंड करना है मुझे, तो मैं पब्लिक कोड लगाऊंगा, हैश। ठीक है, तो वो एड्रेस बताएगा और वो आप तक पहुंचाएगा। और ओपन कैसे करोगे आप उसे, आपके पास प्राइवेट की होगी अपनी। ठीक है, तो वो प्राइवेट की लगा के ओपन करोगे, तो वो आपके में डिपॉजिट हो जाएगा। ये डिफरेंसेस है पब्लिक की और प्राइवेट की। क्रिप्टोग्राफिक यानी कि वही एनकोडेड है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, एनकोड करना किसी चीज। इट इज क्रिप्टोग्राफिक कोड दैट्स पेयर्ड टू अ प्राइवेट की, while anyone can send transactions to the public key, you need the private key to unlock them and prove that you are the owner of cryptocurrency received in the transaction. ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइवेट की आपके पब्लिक की से कनेक्टेड है ना, तो इसलिए आपके पास जैसे ही आपके प्राइवेट की पब्लिक की के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आई, तो आप उसे ओपन तभी कर सकते हो, वही ओपन कर पाएगा जिसके पास उससे रिलेटेड प्राइवेट की होगी। यानी कि ना, आपके मोबाइल नंबर का पासवर्ड आपके पास ही होगा ना, किसी दूसरे के पास नहीं होगा। कोई और उस बेसिस पे ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और बीच में मान लो रिसीव कर ले उसको, तो उसके किसी यूज का नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट ओपन इट। So by using the public key, one can encrypt the plain text messages into the ciphertext, also used to verify sender. तो वही जैसे किसी भी रैंडम लैंग्वेज में कोई नॉर्मल टेक्स्ट है, आई वांट टू मीट यू टुडे, उसको जम्बल्ड वर्ड्स में साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रास्ते में कोई रीड ना कर पाए। ठीक है, जिसके पास की है वही उसे डिकोड करके रीड कर पाएगा, फिर लेजर में एंट्री हो जाएगी, तो सब लोग देख सकते हैं कि ये एंट्री नई एंट्री हुई। ठीक है, प्राइवेट की है, प्राइवेट की इज ऑलवेज केप्ट सीक्रेट एंड नेवर शेयर्ड, यूजिंग दिस की वी डिक्रिप्ट द एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का ऑपोजिट डिक्रिप्शन। ये कोड किया फिर उसे डिकोड करेंगे। द प्राइवेट की इज यूज फॉर ओपनिंग द लॉक। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसकी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी सबसे, क्योंकि हमने बताई कि मेन पार्ट क्या है, सिक्योरिटी है। जब हम मेजर एप्लीकेशन अभी तक क्रिप्टो करेंसी रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में हमने देखा कि एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम डेवलप्ड है कि जिसमें कई लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें शेयर्ड लेजर होगा, जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन है, किसी एक ने चेंज किया तो दूसरे की इंफॉर्मेशन है। हम अपने क्रिप्टो करेंसी से पहले आते हैं करेंसी सिस्टम पे। ठीक है, करेंसी होती क्या है, उससे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या हुआ कि हम एक चीज लेके जा रहे हैं दूसरी चीज के लिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय एन एलिफेंट और मेरे पास एक हॉर्स है। ठीक है, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है जिसके पास एलिफेंट है उसे हॉर्स की नीड ना हो, तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि एक प्रेशियस मेटल्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर ये सब, तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की करेंसी, उनको एक करेंसी कॉइन फॉर्म में बनाया। अब कॉइन फॉर्म में लोग एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि उनको ये ट्रस्ट था, मेन चीज करेंसी किस पे चलती है, ट्रस्ट पे। तो उनको ये ट्रस्ट था कि इसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, सबको अच्छा लगता है ये। ठीक है, कोई शायद गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड भी नहीं है, गवर्नमेंट उसे बैक नहीं कर रही, फिर भी इट गोल्ड और सिल्वर को तो लोग पसंद करते हैं, इसीलिए किसी के पास भी मैं जाऊंगा तो एक्सेप्ट करेगा। फिर मुझे कुछ और भी बाय करना है, तो मैं गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन लेके,
तो मेन चीज क्या है? ट्रस्ट। ठीक है। फिर आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी पे भी बेसिस क्या है? ट्रस्ट। अगर लोगों की ट्रस्ट है अथॉरिटी पे, तभी तो वो उसका दिया हुआ कुछ एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो जब वो अपनी जनरल करेंसी है, इनिशियली बेस्ड ऑन गोल्ड थी। ठीक है। हर करेंसी पे लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू द बियरर टू पे 10 रुपीज। ठीक है। तो किस बेसिस पे होता था कि जितनी करेंसी आपने गवर्नमेंट ने मार्केट में निकाली है, उसको बैक करने के लिए गोल्ड वर्ल्ड में रखा हुआ है। ठीक है। तो आपके पास अगर 100 रुपए भी है, तो आप 100 रुपए लेके जाएंगे और गोल्ड उसके बदले मिल जाएगा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अब वो उतना तो गोल्ड तो रहा नहीं। तो फिर वो रूल्स बन गए। तो ठीक, ठीक है, इतना परसेंट ही रखना है। ठीक है। 200 करोड़ का, 300 करोड़ का। बट फिर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अथॉरिटी पे ट्रस्ट है। अब अथॉरिटी पे ट्रस्ट है, तो अब आते क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी भी क्यों चल रहा है? ट्रस्ट की वजह से। ट्रस्ट कैसा? कि दिस इज द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। लोगों को ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे कि डिजिटल करेंसी हो गई है, कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि हम कोई फिजिकल एसेट एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ना पेपर मनी है, ना प्लास्टिक मनी है, ना कोई गोल्ड कॉइन है। बट हमारे पास बस एक पासवर्ड है। ठीक है। एक ऐप है, एक बीच में अथॉरिटी है बैंक के रूप में। तो उसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं। पर बैक्ड है ना वो, किस पे बैक्ड है? हमारे बैंक अकाउंट पे। कि हमारे बैंक अकाउंट में हमने एक पैसा डाल रखा है इतना, उसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। या फिर क्रेडिट कार्ड है, तो हमारा बैंक हमें इतने के लिए सपोर्ट करता है, कि हमारा बैंक हमारी तरफ से पेमेंट कर रहा है। ठीक है। तो डिजिटली डिजिटल फॉर्म में लिखा जा रहा है। क्रिप्टो में तो वो भी बैकिंग नहीं है। ठीक है। तो क्रिप्टो कैसे चल रहा है? क्रिप्टो में तो कोई बैकिंग नहीं, कि बैंक अकाउंट में आपके पैसा है क्रिप्टो पे, आप जाओगे तो बैंक से और पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्रिप्टो भी सिर्फ ट्रस्ट पे चल रहा है। इसी ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई। ठीक है। ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी नाम की एक चीज जनरेट की। फिर सबसे पहला जो था बिटकॉइन। ठीक है। अब बिटकॉइन नाम की चीज जनरेट की, उसे कोड वर्ड्स कोड दिए। ठीक है। 64 बिट कोड्स, और एक लिमिटेड अमाउंट में। तो ये याद रखना, क्रिप्टो करेंसी हमेशा लिमिटेड अमाउंट में रहती है, अनलिमिटेड नहीं, कि जितना चाहो उतनी करेंसी। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ बिटकॉइन की। आई गेस 26 मिलियन या 21 मिलियन, तो 2 करोड़ करीब बिटकॉइंस है। ठीक है। जो इनिशियली उसने, जो भी ओनर था, उसने जनरेट किया। जनरेट किया का मतलब क्या है? कि यही जो इंक्रिप्शन है ना, कोड वर्ड्स, 64 बिट कोड्स, वो जनरेट किए। तो वो जो ब्लॉक में जो स्पेस है ना, उसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। उसका नाम दे दिया क्रिप्टो करेंसी। इंक्रिप्टेड स्पेस जो है, जो कोड है, वो हो गया क्रिप्टो करेंसी। तो इसे अब लोगों ने ट्रस्ट किया कि फ्यूचर में किसी चीज की बैकिंग की जरूरत नहीं होगी, फिजिकल मनी चलेगी नहीं। बीच का हम अथॉरिटी हटाना चाहते हैं, सेंट्रल बैंक को हटाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। तो फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी जो है, वो बूम पे रहेगी। तो इस ट्रस्ट पे क्रिप्टो करेंसी के दाम लगेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट भी स्पेकुलेशन पे चलती है, तो क्रिप्टो करेंसी भी स्पेकुलेशन पे ही चल रही है। कि मेन की लिमिटेड है, ये 2 करोड़ ही है बिटकॉइंस। ठीक है। तो हमें खरीदने हैं, हम अभी खरीद लेंगे, तो बाद में लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमसे खरीदेंगे। क्योंकि ट्रांजैक्शन इसी से होंगे, और कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ इसी से ट्रांजैक्शन होंगे। तो ये स्पेकुलेशन की वजह से ये सारे क्रिप्टो करेंसी वगैरह की जो प्राइजेस जो बढ़े थे, बूम पे आए थे, कि एक एक कॉइन मिलियंस में बिक रहा था, तो वो इसी वजह से, सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से, कि हम बिटकॉइंस खरीद लेते हैं। तो इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसीज डोंट हैव सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी, instead using a decentralized system to record transaction and issue new units। ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम यही है, ब्लॉकचेन वाला सिस्टम है। जो भी, अब उसके सिस्टम के लोग कौन है? जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी। ठीक है। वो उसके पीयर टू पीयर, जैसे पीयर टू पीयर बोला ना, वो उसके एक पीयर हो गए, पार्टिसिपेंट। ठीक है। तो वो हो गया शेयर्ड लेजर विद ग्रुप। ठीक। जो भी, अब मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 4 लोग हैं। अब 2 करोड़ बिटकॉइंस हैं, और हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। ठीक है। तो कोई एक भी ट्रांजेक्शन अगर कर रहा है बिटकॉइन का, कि उसे बिटकॉइन खरीदना है, नया बिटकॉइन खरीदना है मान लो,
तो वो ट्रांजैक्शन सबके में नोट डाउन होगा, जितने बिटकॉइन ओनर्स हैं ना, सब में लिखा जाएगा कि आज एक नया बिटकॉइन खरीदा गया बाय दिस। अब आपका आइडेंटिटी, डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं, सूडो सूडो आइडेंटिटी बोलते हैं, जैसे ये कीज है ना, पब्लिक की। तो जो पब्लिक की होती है वो आपकी आइडेंटिटी है, तो डायरेक्ट इसीलिए अनोनिमस है, लोगों के लिए अनोनिमस है। वैसे वैसे अनोनिमस नहीं है। जो अब ये सोचो कि सबसे बेसिक पहले क्या हुआ होगा, पहले कैसे खरीदा गया, पहले तो पैसे दिए गए होंगे, है ना। एक बिटकॉइन खरीदने के लिए पैसे, फिजिकल करेंसी दी गई, तो बेसिकली चल फिजिकल करेंसी रही है। लोग खरीद भी रहे हैं एक दूसरे से, तो फिजिकल करेंसी में। एक ने खरीद लिया कि मैंने 10 रुपए में खरीदा था, बट अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अब इसकी वैल्यू 10,000 हो गई है। तो दूसरा पर्सन कहता है अभी डिमांड और बढ़ेगी, मैं जानता हूँ इसकी वैल्यू 1 लाख तक जाएगी, तो वो 10,000 में खरीदने को एग्री है। ठीक है। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, घटती है। क्रिप्टो करेंसीज आर इशूड इन अ लिमिटेड अमाउंट। तो हर क्रिप्टो करेंसी की एक लिमिटेड अमाउंट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड। लिमिटेड अमाउंट क्यों होगी, क्योंकि एक ब्लॉक क्रिएट किया गया है इसका, जिसके इतने ही नंबर ऑफ इंक्रिप्शन हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेट नहीं किया गया, उन्हीं इंक्रिप्शंस को उस सिस्टम से निकालना है। अभी बताऊंगा उसका। इन क्रिप्टो की माइनिंग होती है, जो डेटा माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग जो कहते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, ये जो वर्ड्स आते हैं वो इसमें कैसे आते हैं। So when you transfer cryptocurrency funds, the transactions are recorded in a public ledger. Cryptocurrency is stored in digital wallets. डिजिटल वॉलेट्स वही है आपकी, इनकोडेड होगी, और वॉलेट नॉर्मल जैसे आपके ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होगी बिटकॉइन की, बिटकॉइन का ये कोड है, तो आपके पास इतने बिटकॉइंस हैं, इथीरियम कॉइन्स हैं, लाइट कॉइन्स हैं, डॉजी कॉइन्स हैं, जो भी नाम होगा, जो भी क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदी है, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल्स ये हैं, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, 200 प्लस और क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। अब आते हैं क्रिप्टो माइनिंग। अभी मैंने इतना सारा क्यों लिखा है, क्योंकि आप बाद में पढ़ोगे, इसे रिवाइज थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में नहीं लिखा, थोड़ा थोड़ा भाई से समझने के लिए, कि बाद में रिवाइज करोगे तो भी सही से समझ आना चाहिए कि होता क्या है क्रिप्टो माइनिंग में। अब क्रिप्टो माइनिंग में क्या है कि जब अब डेटा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, अब मान लो 1.5 लाख 2 लाख बिटकॉइंस बिकने के बाद आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो खरीदने का मतलब ये होता है कि एक कॉइन जो है उस सिस्टम से जनरेट किया जाएगा, जनरेट मतलब ढूंढा जाएगा, माइनिंग हो रही है कॉइन की, जैसे नॉर्मल माइनिंग होती है ना कि जमीन के अंदर से गोल्ड को निकालना है, तो ऐसे ही उस भयानक डेटा में से निकालना। अब हर जगह वो सर्च करेगा। इसमें करते क्या कि क्योंकि कोड है, 64 डिजिट का एक कोड है, ठीक है। तो वो रैंडम है, अब उसे ढूंढना है, ढूंढना तो ट्रायल एंड एरर होंगे, ठीक है, पजल सॉल्व होते हैं, पजल्स वगैरह। तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। अब माइनिंग में बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि आप एक एक डिटेल में जाओगे, एक एक लेयर चेक करोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत बहुत घंटे चलेगा, तो और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी चाहिए होगी, ठीक है। आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी चाहिए होगी। अगर आपको जल्दी करना है तो कई सारे कंप्यूटर चाहिए होंगे, जो अलग अलग लेवल पर चेक कर रहे हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग। अब ये डिफिकल्ट टास्क था, तो सिंपल इंडिविजुअल नहीं कर सकता था, ठीक, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया, पहले इंडिविजुअल कर लेता था, क्योंकि पहले तो दो ही लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो भी रैंडम नंबर इतने सारे हैं, तो बहुत ईजी था ढूंढना कि ये बिटकॉइन तीसरा ही आ गया। अब इतने सारे लोग हो गए, तो उसमें टाइम जो है उसे ढूंढने में बढ़ता गया, तो इसलिए क्रिप्टो माइनिंग की जरूरत पड़ी। क्रिप्टो माइनिंग कौन करता है, जिनके पास ऐसे कंप्यूटर्स हों, ठीक है। अब कंपनीज भी सेटअप करने लगे हैं, कई कई कंपनीज हैं जो क्रिप्टो माइनिंग करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि उन्हें एक माइनिंग करने के लिए, एक क्रिप्टो कॉइन ढूंढने के लिए, बदले में रिवॉर्ड में क्रिप्टो कॉइन मिलते हैं, पैसा। क्रिप्टो कॉइन, पैसा नहीं, क्रिप्टो कॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्रिप्टो कॉइन को यूज कर सकते हैं ट्रेड करने में, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है कि कंपटीशन की तरह, कि जिसने पहले ढूंढ दिया वो हमारे पास आ जाए, उसको मिल जाएगा रिवॉर्ड, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही है ना कि आपको एक कोड ढूंढना है, पजल सॉल्व करना है, तो जो सबसे पहले पजल सॉल्व कर लेगा, वो हमारे पास सॉल्व पजल लेके आ जाए, ठीक है, वो हमारा कॉइन।
बदले में आपको हम कुछ कॉइन्स इशू कर देंगे। ठीक है, वो आपका रिवॉर्ड है, आप उसे बेचिए, जो भी कीजिए। तो ऐसे क्रिप्टो माइनिंग होती है। तो द नेटवर्क होल्ड्स अ लॉटरी। लॉटरी मतलब यही कंपटीशन कि हाँ, जो पहले पहुंच गया। एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क रेसेस टू बी द फर्स्ट टू गेस अ 64 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर नोन एज हैश। ठीक है। तो कोडिंग मैंने इंक्रिप्शन बताया, तो हैशिंग होती है। हर इंफॉर्मेशन पे हैशिंग होती है। हैशिंग मतलब यही कोड जुड़ा होता है हर इंफॉर्मेशन का। तो जब हर इंफॉर्मेशन का कोड होगा, तो एक जगह आप चेंज करोगे तो दूसरी जगह भी उसका कोड चेंज होगा। ठीक है। एक तो आपका पेज जो अभी करंटली जिसमें लिख रहे हो, ठीक है, उसका कोड होगा। और उसी पेज पे लिखा होगा कि इससे पिछली वाली इंफॉर्मेशन क्या थी। इसमें लिखा हुआ 10, कि हमारे पास अब 10 रुपए हैं। नीचे और लिखा होगा कि कल मेरे पास 9 रुपए थे। क्यों थे? और सारी इंफॉर्मेशन होगी। 10 क्यों हो गए? क्योंकि सी के पास 1 रुपया और आ गया। ठीक है। तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी है और अभी की इंफॉर्मेशन भी है। और ये इंफॉर्मेशन का कोड वर्ड हैश भी है, हैश टैग। ठीक है। तो ये हैश होता है उनका कोड वर्ड। तो इसको ढूंढना और इसको एक नया कोड वर्ड ढूंढना, एक नया इंक्रिप्शन देना, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है। thereby adding a newly verified block containing all of those transactions to the chain and is granted a predetermined amount of newly minted bitcoin। तो एक नया बिटकॉइन जनरेट हो गया, एक नया हैशटैग ढूंढ लिया आपने। ठीक है। इस ब्लॉक में एक और ब्लॉक जुड़ गया। जो ब्लॉक चल रहा था, तो एक बिटकॉइन से एक नया आदमी जुड़ गया। ठीक है, ब्लॉक और बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या होगा? जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लोग बिटकॉइन खरीदते जाएंगे, तो नए बिटकॉइन जनरेट करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है। 1.9 करोड़ बिटकॉइंस बिक चुके हैं। तो लिमिटेड अमाउंट में है अभी, करीब 20 लाख। तो उस वो भी, पर उनको 2009 में शुरू हुआ था और अभी तक 1.8 या 9 करोड़ बिक चुके हैं। बट जो बचे हुए 20 लाख 30 लाख हैं, उन्हें माइन करने में एक्सपेक्टेड टाइम है 2040। तो इतना टाइम लेते हैं कंप्यूटर्स इन कोड्स को निकालने के लिए। इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। और इसको ही डेटा या क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं, डेटा माइनिंग से डिफरेंट थिंग। तो ऑन एवरेज, कि नए बिटकॉइन ऑन एवरेज अभी तो 10 मिनट ले रहे हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे और टाइम बढ़ता है। क्योंकि 10 मिनट, क्योंकि बहुत सारे डेटा माइन ये क्रिप्टो माइनर्स आ गए, अपना अपना सेटअप लगा के बैठे हैं। ठीक है। कोई इंडिविजुअली अपनी कंप्यूटर को बहुत सारे जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड और ये सब प्रोसेसर्स वगैरह लगा के और तेज कर रहा है। वो इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, कंपनीज तो पूरा 15-15 हेक्टेयर में, कोई टेक्सास में एक कंपनी 15 हेक्टेयर में कंप्यूटर्स लगा के, 10,000 कंप्यूटर लगा के क्रिप्टो माइनिंग करते हैं। सो यू कैन थिंक कि कितनी एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है। ठीक है। इवन एक इंडिविजुअल जो अपने में प्रोसेसर्स और जीपीयू वगैरह, जीपीयू बोलते हैं, जीपीयू प्रोसेसर लगा के कैपेसिटी बढ़ा के क्रिप्टो माइनिंग कर रहा है, इवन दैट पर्सन इज टेकिंग टू सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिन भर कंप्यूटर चलेगा, सीपीयू चलेगा। सीपीयू बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। फैंस चलते हैं कंप्यूटर को कूल डाउन करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एनर्जी कंजम्पशन, इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन के लिए क्रिप्टो माइनिंग बहुत ही हार्मफुल चीज है। ठीक है। अब इनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। देखो कैसे कैसे इनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज कम होती जा रही हैं। ठीक है। अब नए जनरेट होना कम हो रहे हैं, तो पुराने वाले में ही थोड़ा ट्रेड हो रहा है, जो है उसी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एज ऑफ 2020 द रिवॉर्ड वाज 6.25 बिटकॉइन। ठीक है, एक नया जनरेट करने के लिए इतना बिटकॉइन मिलता था। बट इट विल बी रिड्यूस्ड बाई, अब पहले 25 मिलते थे, फिर 12.5 हुए, 6.25 हो गया। अब और रिवॉर्ड, तो इसलिए क्रिप्टो माइनिंग में रिवॉर्ड घट रहा है, तो लोग धीरे धीरे माइनिंग करना भी कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको जो कोई फायदा नहीं मिल रहा इतना। ठीक है। बियॉन्ड रिलीजिंग न्यू कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन, माइनिंग इज सेंट्रल टू बिटकॉइंस एंड अनदर अदर क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी। तो यही क्या है कि माइनिंग इसलिए क्योंकि नया कोड जनरेट करेंगे, नई क्रिप्टो कर, नया इंक्रिप्शन जनरेट करेंगे, तो सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नए कॉइन जनरेट करना। ठीक है। अब इसमें आता है दो तरीके। ठीक है। अब इन्हें दो तरीके से करते हैं। एक तो लॉटरी सिस्टम हो गया कि जो पहले आ जाए। ठीक है। दूसरा होता है कि आप किसी को चूज कर लो, कि रैंडम सिलेक्शन होते हैं, ये लोग करेंगे। बट उसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करेंगे, पहले
गारंटी के लिए अपनी तरफ से कुछ, अपनी तरफ से बिटकॉइंस या इथीरियम जो भी उनके पास करेंसी है उसे गारंटी के तौर पे रखेंगे कि लो भाई 32 16 जो भी बिटकॉइंस मेरे पास है उन्हें थोड़ा रख लो, मैं अब काम करके दूंगा, अभी ये प्लस मेरी जो रिवॉर्ड है वो दे देना। ठीक है। ये किस लिए रखे जाते हैं, ताकि वो लोग सिंसियरली काम करें, कि हाँ ऐसा ना हो कि बाकी लोगों ने अ, बाकी लोग काम ही नहीं कर रहे हैं तो और 1 साल 2 साल लग जाए कि नया बिटकॉइन जनरेट करने में। क्योंकि जितने ज्यादा लोग करेंगे उतनी जल्दी चांसेस है कि नया कोड फाइंड हो और नए बिटकॉइन जनरेट हो। ठीक है। अब उसमें कंपटीशन वाले में क्या, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है मिल जाएं, और इसमें क्या है, ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि कंसेंसस होना चाहिए। ठीक है। तो कंसेंसस प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है डेमोक्रेसी की तरह, कि ज्यादा आपकी सीट्स आ गई तो आप डिक्टेटर भी हो सकते हो, क्योंकि अपनी मर्जी का करोगे। तो ऐसे ही इसमें भी है, ज्यादा लोग एक तरफ हो गए तो क्या, उनको तो अप्रूवल पे डिपेंड करता है ना, कि ये इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया जाए। तो 50% ज्यादा लोग अगर अप्रूव कर दें कि नहीं ये सही है, गलत ट्रांजेक्शन को भी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए स्टेक वैलेट की, हाँ, कम से कम एक स्टेक होता है उनका, पैसे वो डिपॉजिट करते हैं तो उनका स्टेक होता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, इसलिए ये प्रूफ ऑफ स्टेक है और वो प्रूफ ऑफ वर्क है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, आर पार्ट ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की एक एप्लीकेशन थी, एनएफटी, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन क्या है, क्रिप्टो करेंसी की तरह ही समझ लो। उसमें क्या है, एक कोड्स जनरेट हुए थे, इसमें क्या है, एक डिजिटल आर्ट फॉर्म है, कोई भी आर्ट के अलावा भी कोई चीज हो सकती है, सिंपल फोटो है, उसको किसी ने कह एक नॉन फंजिबल क्यों, फंजिबल का मतलब होता है एक्सचेंजेबल। ठीक है। तो वो एक यूनिक है, यूनिकनेस उसकी, कि ये चीज जो है ये यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बिटकॉइंस के साथ ऐसा नहीं, बिटकॉइंस, एक बिटकॉइन की वैल्यू दूसरे बिटकॉइन की बराबर हो सकती है ना, पर ये डिजिटल आर्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या है कि एक जो हमारी चीज है वो यूनिक है, तो उसका भी, और कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन पे चल रही है अभी, करेंसी की तरह। ठीक है। कि हाँ, कि ये डिजिटल आर्ट फॉर्म है जो यूनिक है, तो लोग इस पे बोली लगा रहे हैं कि नहीं मुझे ये खरीदनी है, अच्छी है, तो वो खरीद लेते हैं लोग। खरीदते किसके बदले, बिटकॉइंस और ये क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे पे करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो नॉन फंजिबल टोकन का जो राइट है उस पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो आपके पास राइट है, आप अपने, कि ये मेरी आर्ट है, ये मैं एनएफटी में बेचना चाहता हूँ, आपने क्रिप्टो करेंसी ली और बेच दी, ओनरशिप चेंज हो गई, अब उसका ओनर कौन है, जिसने खरीद लिया क्रिप्टो करेंसी के बदले में। तो ये होते हैं एनएफटीज। एनएफटीज के कुछ मार्केट प्लेस हैं जहाँ बिकती है, ओपन सी, रेरिबल, फाउंडेशन, ये सब। ठीक है, ये इनके नाम है। अब इनके पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, ड्राइंग, फोटो, वीडियो, इवन जीफ्स और म्यूजिक, इन गेम जीआईएफ जो भी है, सेल्फीज, एंड इवन ए ट्वीट। जो पहला ट्विटर के ओनर का जो पहला ट्वीट था, आई गेस $29 मिलियन में उसका ऑक्शन हुआ था एनएफटी का। ठीक है। इवन ट्वीट्स भी पीपल लोग खरीद रहे हैं, कि ये मेरी ओनरशिप है इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट पे, पहली ट्वीट जो उन्होंने की थी है वो मेरे पास है। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिव ओनरशिप, एनएफटी owners can also digitally sign their artwork and store specific information in their NFTs metadata। डिजिटल सिग्नेचर भी वही, कि हाँ भाई अप्रूव करने के लिए जैसे ऑटोग्राफ होता है, वैसे उनका डिजिटल सिग्नेचर भी होगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन भी ऐड करेंगे, तो बस ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि हाँ जिसने खरीदा ये सिर्फ मेरे पास ही है और कोई नहीं देख सकता। तो तो ये सब तो बड़ी, वो कहते हैं हाई फाई लेवल की बातें हैं, नकली बातें हैं, बट चल रहा है ऐसा वर्ल्ड में। एनएफटी जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है, स्पेकुलेशन पे चलती है, ये चीज ध्यान रखना। किसी चीज से बैक्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि 2022 में बजट में ने टैक्स लगाए। ठीक है।
टैक्स किस पे लगा है? सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे नहीं लगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसी पे लगा है, बट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है, ये टर्म यूज किया गया था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो भी हैं उन पे लगेगा टैक्स, यूएन बजट 2020। तो क्रिप्टो एंड एनएफटीज वर कैटेगराइज्ड एज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब जो अपने एनएफटी खरीदा है उसकी वैल्यू तो है क्रिप्टो करेंसी के बेस पे ही है। 29 मिलियन का आपने खरीदा, 30 मिलियन खरीदा, तो जो भी खरीदा उस पे क्या लगेगा? 30% टैक्स। 30% टैक्स किस पे लगेगा? प्रॉफिट पे। ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे होगा? क्रिप्टो करेंसी जब आप बाय करते हो तो मान लो 10 रुपीज की, जब आपने सेल किया तो 30 की थी, तो टैक्स लगेगा उस 20 रुपीज पे, जो आपका प्रॉफिट था। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है 30%। और 1%, अगर 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो 1% टीडीएस। टीडीएस का मतलब समझते हो? जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसी टाइम जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको सैलरी मिलती है उसे ही कटता है ना पैसा, पैसा कट के मिलेगा टीडीएस में। तो वैसा ही है कि जो भी बाय कर रहा है, जो भी बाय कर रहा है, तो जिसको आपने पैसे दिए, ठीक है, सेलर को, तो सेलर के पास से 1 रुपये कट जाएगा। ठीक है, 1% कट जाएगा, तो वो टीडीएस भी लगता है। और क्या क्या है इसमें कि 30% हो गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सच एज क्रिप्टोज एनएफटी विल बी टैक्स्ड एज 30%। गिफ्टिंग ऑफ डिजिटल एसेट्स विल अट्रैक्ट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने, जैसे नॉर्मली करते हैं कि ये मैंने जमीन तो गिफ्ट में दे दी तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जिसको मिली है, जब वो बेचेगा ना तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टैक्स से बच नहीं सकते आप किसी को, किसी ओनरशिप ट्रांसफर करके गिफ्ट के नाम पे। ठीक है, लॉसेस इनकर्ड फ्रॉम वन डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसीज अलग अलग है। ठीक है, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजीकॉइन, ये सारे। तो ये आप ये कह रहे हैं कि नहीं, एक करेंसी में तो मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कि बिटकॉइन में मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, बट दूसरी करेंसी भी ले रखी थी मैंने पोर्टफोलियो में, तो उसमें लॉस हुआ। तो उस लॉस को उस पे काउंट नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट से माइनस नहीं करेंगे आप दूसरी कॉइन की। तो सबका सेपरेट है। अगर बिटकॉइन में प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा, जिसमें लॉस है, लॉस पे तो टैक्स लगता नहीं, प्रॉफिट पे ही लगेगा। ठीक है, और ये सब पे अप्लाई होता है, प्राइवेट एंड कमर्शियल। कमर्शियल कैसे? बहुत से लोग जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसीज को अगर एज ए मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके बदले हम क्रिप्टो करेंसीज ले रहे हैं, तो कमर्शियल हो गया, बिजनेस एज ए बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स क्या है, बस क्रिप्टो करेंसीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स हो गए। और कौन से कमर्शियल हो सकते हैं? कोई क्रिप्टो माइनिंग कर रहा है, क्रिप्टो माइनिंग कमर्शियल होता है। ठीक है, बिजनेस की तरह सेटअप है, तो उन पे भी टैक्स लगेगा। जब भी आप सेल करेंगे जो भी प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब में टैक्स रेट सेम लगेगा। ये चाहे आप कब तक रखे हो, सालों तक रखे रहो, तो ऐसा नहीं कि टैक्स रेट कम हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप बेचोगे तो टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें हैं कि जिसपे आप करोगे ये प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी को यूज करके। स्पेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज भी कर लिया अगर दूसरी करेंसी के लिए, तो जो भी डिफरेंस होगा वैल्यू में, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज यूजिंग फिएट। फिएट मतलब वही कि सिर्फ बेच दिया आपने, तो आपको बदले में पैसा मिलेगा ना, किसी को बेच दिया तो फिजिकल करेंसी मिलेगी। ठीक है, फिएट मनी उसे बोलते हैं। रिसीव क्रिप्टो करेंसी एज पेमेंट फॉर अ सर्विस। रिसीविंग क्रिप्टो करेंसी एज ए गिफ्ट। माइनिंग क्रिप्टो करेंसी, ड्रॉइंग सैलरी, कोई किसी को सैलरी भी क्रिप्टो में देता है तो उस पर भी लगेगा। ठीक है, स्टेकिंग क्रिप्टो, स्टेकिंग वही प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक जो किया था उसमें। ठीक है, रिसीविंग एयर ड्रॉप्स। एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं? जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, रिन साबुन आया, तो आपके घर में फ्री में देगा सैंपल, है ना, कि ये नया तेल आया है, मैम ये लगाइए। तो वो जो सैंपल होता है ना, अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज भी करते हैं कि नया नया आता है तो लोगों के वॉलेट में डाल रहे हैं, लो फ्री में। ठीक है, तो वो होते हैं एयर ड्रॉप्स की हवा से। जैसे अफ्रीका, वॉर वॉर वाली कंट्रीज में नहीं फूड वूड फेंके जाते हैं पैराशूट से, एयर ड्रॉप्स, तो उसी तरह फ्री, तो होते हैं एयर ड्रॉप्स।
तो आपको जो एयर ड्रॉप से ये नहीं कि वो फ्री में मिले थे तब टैक्स नहीं लगेगा, तो जो भी आप सेल करोगे ना प्रॉफिट, तो भी लगेगा टैक्स उस पर। तो गवर्नमेंट का बड़ा ही डिलेमा। अब ये सब पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लीगल है या इलीगल है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन होगा। गवर्नमेंट ने ये तो कह दिया कि टैक्स लगेगा, तो इलीगल तो नहीं है। ठीक है, पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, हमने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, डी रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, बैन नहीं किया है, तो इलीगल नहीं है। बट हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि आपका अगर कोई फ्रॉड हो रहा है क्रिप्टो में, तो आप कंप्लेन लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि किसी लॉ में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हमने। ठीक है, तो आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। तो आपको कहते हैं ना कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो गवर्नमेंट का यही कहना है, टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी ऑन योर सेल्फ। तो फिर इसमें यही सीन है कि लीगल नहीं है ना ही इलीगल है। टैक्स लगता है, तो टैक्स में हमें खुद ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में इतने हैं। जब भी आप टैक्सेशन होगा, उसके कुछ सेक्शंस हैं, उसका सेक्शन में नए सेक्शन बना दिए गए 2022 के बाद। तो जैसे इनकम टैक्स के फॉर्म्स होते हैं, उसमें आप नए सेक्शन में बोल सकते हैं कि इतनी क्रिप्टो करेंसी मैं ओन करता हूँ, इसमें प्रॉफिट था या लॉस था, वैसे खुद डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, तो स्टेटस इसका ये हो गया। ये दो मेन एप्लीकेशन जो हमारी नज़रों में आते हैं ब्लॉकचेन के, क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, एनएफटीज बीच में आया था। क्रिप्टो करेंसीज एनएफटीज का यही है कि ये सारे चलते हैं स्पेकुलेशन पे। ठीक है, बीच में जैसे क्रिप्टो करेंसीज आया एक डॉजी कॉइन। ठीक है, सिर्फ एक मीम था डॉजी, डॉगी मीम था, जो भी उस मजाक में बनाया गया डॉजी कॉइन, और वो इतना फेमस हो गया कि काफी महंगा बिकने लगा। तो ये सिस्टम है क्रिप्टो करेंसीज का। तो उस पर अभी थोड़ा ट्रस्ट वर्दी चीज नहीं है, स्पेकुलेटिव है। ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं, ब्लॉकचेन की और भी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, इसका मतलब जैसे मान लो आपके लैंड के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, लैंड आपने खरीदा। ठीक है, उस अगर आपके डिजिटल रिकॉर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि किसने सेल किया था, कितने में सेल किया था, कब सेल किया था, स्टार्टिंग की ओनरशिप भी लिखी हुई है, सब कुछ अगर डिटेल्स पता है, तो वो कैसे पॉसिबल है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। कोई भी एक चेंज करेगा तो हर जगह आपके पास भी चेंज हो जाएगा। किसी और ने अगर ऑफिस में जाके अपने नाम पे किया, ठीक है, तो आपके पास भी इंफॉर्मेशन आएगी, आपको अप्रूव करना होगा कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है, मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक, तो इससे क्या सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। जो जनरली पटवारी के ऑफिस में होता है, जिसने पैसे दिए, कभी कभी गांव गांव में होता है कि जमीन उसके नाम पे चुपके से कर दी, सालों बाद पता चल रहा है कि जमीन तो मेरे नाम पे है ही नहीं। ठीक है, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एसेट मैनेजमेंट हो गया, लैंड मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट इसमें यूज कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है 100 गुना। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कैसे, कि अभी हम भेजते हैं बैंक में, फिर वो कन्वर्ट करते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, रुपीज में भेजेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्या, सिंपली हमने खरीदा बिटकॉइन, यहाँ से वहाँ बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्रॉस बॉर्डर, और ये फ्यूचर्स की बात अभी हो रहे हैं, बट क्योंकि लीगली यहाँ पे कई जगह बैंड है, चाइना में, बांग्लादेश में, कजाकिस्तान में, इन जगह बैन कर रखे हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इनकी थोड़ी लिमिटेशंस हैं। हेल्थ केयर में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ केयर में कैसे, किसी की जब भी आप जाते हैं तो आपकी एक फाइल बनती है। अगर आपकी कोई बड़ी एडमिट वगैरह हुई तो फाइल बनती है। फाइल में शाम को डॉक्टर विजिटेशन पे आते हैं, एंट्रीज करते हैं कि आज आई बीपी चेक किया, फीवर चेक किया, ये सब चेक किया, ये मेडिकेशन दी, सबकी एंट्रीज होती है। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर सिस्टम में अगर अप्लाई किया जाए, हर चीज डिजिटली एंटर की जाए, तो हर रियल टाइम में सबको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो हेल्थ केयर सेक्टर में उनकी एलर्जीज, आपकी एलर्जीज क्या हैं, ये किससे एलर्जीज होती है, किससे किससे से प्रॉब्लम है, फ्यूचर एंड पास्ट हिस्ट्रीज ऑफ योर मेडिकेशन एंड डिसीजेस, तो ये सारी चीजें हेल्थ केयर सेक्टर में काफी हेल्पफुल हो जाएंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, भी एक मूवी आई थी कि उसे साबित करना पड़ता है कि मैं मरा हुआ नहीं हूँ, है ना, डेथ सर्टिफिकेट, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया था। तो गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई, गवर्नमेंट अगर डेथ सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ है, आप सामने भी खड़े हो जाओ,
तो प्रूव नहीं है। तो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट में भी हो सकता है कि थ्रू योर बर्थ एंड थ्रू योर डेथ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में भी रहेगा डेथ सर्टिफिकेट में, कि आपके जिंदा में अगर डेथ सर्टिफिकेट बन गया, कोई एंट्री हो गई कि यू है, तो आप उसे कंटेस्ट कर सकते हैं, उसमें अप्रूव नहीं करेंगे नहीं भैया हमारा नहीं है। ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन कॉपीराइट एंड रॉयल्टीज में तो बिल्कुल है। कॉपीराइट किसी चीज को, जैसे एनएफटीज है, ठीक है, कोई भी एंट्री हुई आपकी कॉपीराइट किसी चीज में है, किसी ने इन्फ्रिंज करने की कोशिश की, नया एंट्री करने की उसमें कोशिश की, आप ही का कोई मटेरियल है उसे कहीं दूसरी जगह फॉरवर्ड करके अपना नाम लिख के, तो भी सब कुछ ब्लॉकचेन में जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है आ जाता है। तो कॉपीराइट एंड रॉयल्टीज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने पहले देखा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डेटा, आप छोटी छोटी चीजें हैं, आपके घर का फ्रिज है, उसकी मेंटेनेंस कब हुई, क्या हुई, कब ओनरशिप उसकी पहले पहले थी या नहीं थी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यही होता है कि हर छोटी छोटी चीज में भी इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्रीवियस नया है कि पुराना है, ये सारी चीजें सर्विसिंग हो चुकी कि नहीं हो चुकी है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आपके लिए भी इजी है कोई चीज खरीदना, कि आपको नया मिल रहा है, पुराना पुराना लैपटॉप है, रिफर्बिश है या, तो ऐसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी एप्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज। तो इनके बेसिक एप्लीकेशंस हमने देख लिए, ठीक है। इनके लॉज देख लिए कि लॉज इंडिया में क्या क्या है, लीगल है, इलीगल है, टैक्सेशन ही है, अभी तक कोई अथॉरिटी नहीं है, सेबी आरबीआई कोई भी इन्हें मॉनिटर नहीं करता, ना ही रेगुलेट करता है, ठीक है। ना मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ना रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ना ही कोई लॉ है जो इसके फ्रॉड से आपको बचा सके। एक सिर्फ आपको टैक्स देना है, इतना है इंडिया में। कनाडा में अप्रूव्ड है, कनाडा में इसे ट्रेड भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। चाइना में बैंड है। ये दो तीन बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इतना ही था। अभी जो भी क्वेश्चन है बताओ, कंफ्यूजिंग तो बहुत है, इसलिए बताओ क्या क्या डाउट्स। Sir, if government does not regulate or monitor these NFTs, then how can the government know the profit of those transactions and how can it charge or tax? They can know the transaction if you have bought any Bitcoin, you have to pay through your debit card or online transaction. If you're Means buying it from any Bitcoin they're platform, converting into the fiat currency. we are buying the Bitcoin through this normal currency, normal digital methods. Okay, the people selling Bitcoins, because if I'm owning a Bitcoin, I want to earn some profit on Bitcoin, so I'll sell it to you. But so you'll pay me the money that I bought the Bitcoin for 10 rupees, I'm selling it for 30 rupees. Okay, so you will have a digital transaction. I will have a digital transaction related to 30 rupees. Now, when I will file my income tax ITR, there, if I'm not writing why was this transaction happening, why is this entry in my transaction, then government will ask what was this transaction if you are in the income tax bracket. Okay, so if they will ask, you have to answer what was this transaction. You can lie or you can fabricate document, then you have to present the documents, or you can say this was Bitcoin. Government will identify because the transaction will, there will be written some platform. Okay, you have bought Okay. this through some platform, some online applications. Okay, so that's how they will identify that this was a Bitcoin transaction or some cryptocurrency transaction. Okay, sir. Thank you. और किसी का क्वेश्चन? नहीं, ये समझ नहीं आया या फिर सब समझ आ गया? आगे सर ये चीज समझ नहीं आई कि ये लीगल भी नहीं है पर इस पे टैक्स लग रहा है। हाँ, तो ये बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं गवर्नमेंट, हाउ कैन गवर्नमेंट डू दिस। गवर्नमेंट फाउंड अ वे कि हाँ अभी क्या हो रहा है कि दे हैव टू बाय थ्रू, क्योंकि कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट बाय, गो टू सम पर्सन गिव हिम कैश एंड
get it through. So people are doing it through digital wallets, or as I said, the Bitcoin, there are digital wallets. So if you're doing a transaction through that app, CoinSwitch, and there are many applications who are the brokers of these Bitcoins. Okay, many Indian applications out there. So if you are doing trading through those applications, so government can identify your transaction that you are paying money to those applications. तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये हम आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ ये लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम टैक्स कर लेते हैं। लीगली आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आप अपनी करेंसी को खतरे में डालो। देन इंस्टीट्यूशंस हैव टू एक्सेप्ट योर ट्रांजैक्शन इन बिटकॉइंस। कि आप किसी के पास जाओ और जूस वाले के पास जाओ कि भैया पैसे नहीं बिटकॉइन ले लो, तो उसे लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगली उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसलिए इंडिया अभी इतने एडवांस नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा सेंट्रल अथॉरिटी छोड़ के। लीगल एक्सेप्टेंस का मतलब ये कि इट इज वेरीफाइड बाय अथॉरिटी और बैक्ड बाय सम अथॉरिटी। बैक भाई, लीगल का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, करेंसी इज लीगली बैक्ड। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने उसमें लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है कि आई विल पे दिस मच, अगर कोई नहीं लेता तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पे करूंगा। लीगली बैकिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, मार्केट में अगर कोई नहीं ले रहा तो भी मैं लूंगा, और कोई नहीं लेता तो उसके खिलाफ लॉज है कि मैं उसे पनिश भी कर सकता हूँ। ठीक है, लीगल बैकिंग ये होती है, जो गवर्नमेंट इज बैकिंग बैकिंग दीज करेंसीज लीगली। अब यही अगर बिट इनके साथ कर दिया तो इसका मतलब यही है, फिर आप जा सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पास बिटकॉइन है, लो, लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कहा है लीगल है। ठीक है, और अगर ये कोई बैक नहीं है तो फिर ये इलीगल होना चाहिए ना, पर ये इलीगल, लीगल भी नहीं है। इलीगल का मतलब होता है कि कोई लॉ है जो गवर्नमेंट ने बनाया है जो डिक्लेयर करे कि इलीगल है। ठीक है, कि आप इस अगर ऐसा करोगे, हर चीज लॉ पे बेस होती है ना, कि अगर आपकी रोड के लेफ्ट साइड में चलना है, एक लॉ है, ठीक है, तभी वो लीगल है। और जो उसके ऑपोजिट आ रहा है वो उसे कहते हैं कि आप ऑपोजिट साइड से आ रहे हो, इलीगल है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पनिश भी कर सकते हैं। बिकॉज लीगल क्या है कि आपको लेफ्ट साइड में चलना है रोड के। ठीक है, अगर कोई लॉ ही ना होता कि लेफ्ट चलना है कि राइट, तो कोई ट्रैफिक पुलिस आपको किस बेसिस पे पनिश करेगा। तो इलीगल का मतलब वही होता है कि जिसके लिए एक लॉ हो। ठीक है, अगर लॉ, अगर मर्डर का भी लॉ नहीं है ना, तो फिर आप वो भी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। तो सेम चीज है, कोई भी चीज जब तक कोई उसके अगेंस्ट लॉ नहीं है तब तक इलीगल नहीं So it is recognized, but it is not illegal or legal. है। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट इलीगल, इट इज जस्ट टैक्स्ड। ठीक है, We tax सिंपल। those things when we recognize it, इट इज ना? इट इज कंफ्यूजिंग। रिकॉग्नाइज मतलब गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज का मतलब यही है, गवर्नमेंट कहती है कि हाँ रिकॉग्नाइज हम इसे करते हैं, इसका मतलब यही हो जाएगा कि कभी भी आप चले जाओ किसी के पास कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला वी रिकॉग्नाइज इट, तो चलो एक्सेप्ट करो, मेरे वॉलेट में इतने बिटकॉइन हैं, चलो लो। सो दिस इज द इशू। तो रिकॉग्नाइज वर्ड भी यूज नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, इट एग्जिस्ट। ठीक है, और उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट को पता है, फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, एक नया मेथड निकाला है लोगों ने, तो हमें पैसे दो, तुम कमा रहे हो तो हमें भी दो। बस इतना गवर्नमेंट कह सकती है तो कह रही है। ठीक है, तो ये है क्रिप्टो का। क्रिप्टो का यही स्पेकुलेटिव है, तो ऐसे नहीं करेंसी की वैल्यू क्यों इतनी मिलियंस में जाती है और फिर एकदम से क्रैश भी हो जाती है। रीजन ये होते हैं, जैसे ही टैक्स, इंडिया में भी बूम पे था, बट जैसे ही टैक्सेशन हुआ सब डाउन हो गया। स्टॉक मार्केट की तरह जैसे होता है, स्टॉक मार्केट भी स्पेकुलेटिव है, स्पेकुलेशन पे चलता है कि ये कंपनी बहुत बढ़ेगी, आगे जाएगी, इसका शेयर प्राइसेस कल बहुत बढ़ेंगे, इसलिए लोग खरीदते हैं ऐसे ही। जो ज्यादा बाय होने लगते हैं तो प्राइस बढ़ते रहते हैं, जैसे ही सेलिंग ज्यादा होने लगती है तो प्राइस घटते रहते हैं। तो ऐसे ही इसका भी है। ठीक है, मेन चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन याद रखना कि इसके फ्यूचर एप्लीकेशन काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, इवन जो अभी चल थोड़ा सा वो भी देख लेंगे, वेब 3.0। ठीक है,
थोड़ा केमिस्ट्री का भी, और कुछ टेक्निकल चीजें जो बची होंगी वो भी देख लेंगे। ठीक। सर तो ये था। हाँ बोलो। वो AR VR भी होते हैं ना, उनमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये और सारी एक चीजें। मिक्स्ड भी होता है शायद। हम्म, एक्सटेंडेड रियलिटी, हाँ मिक्स्ड करेक्ट। रियलिटी। ये सर FLT में बहुत सारे पूछे रहते हैं। ठीक है, इनको भी थोड़ा सर 10 मिनट में एक कवर हो जाएंगे। एक भी दो छोटा सा वर्ड है हमारा इन्हीं के। हर चीज एक ही चीज का एक्सटेंशन है। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं और वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब कुछ जैसे रूम के अंदर हो, आपने एक वो VR के गॉगल्स लगाए, ठीक है, VR मशीन लगाया, रूम के अंदर हो, बट हर चीज वर्चुअल है, नथिंग आपके आसपास कुछ भी रियल नहीं है, जो स्क्रीन के अंदर है वही है। ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि आप जैसे कंप्यूटर पे बेसबॉल गेम खेल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने मूव किया बेसबॉल, और कंप्यूटर के अंदर बेसबॉल ने हिट किया। ठीक है। तो एक रियलिटी के साथ कनेक्शन हो रहा है, ऑगमेंटेड है, रियलिटी में ऑगमेंट किया गया है। उसमें पूरी तरह वर्चुअल था, इसमें वर्चुअल तो है, बट थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ है कि हाँ सामने जो हमारे एक्शंस हैं वो उसे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एक्सटेंडेड रियलिटी, अभी जैसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसे क्या बोलते हैं, सॉरी नाम एकदम से याद हो गया, चलो बताऊंगा फिर नेक्स्ट टाइम याद आएगा तो। ठीक है। क्या मेटा? मेटा नहीं, मेटा मेटा तो नहीं है। मेटावर्स। वो क्या होता है? नहीं, बताऊँ कुछ अलग चीज है। ओके। तो वो 2-3 चीजें हैं, 5 मिनट ऐड करके वो सारी एक एक सीक्वेंस में बना के बता दूंगा। ठीक है। तो बस यही चीज है ना कि हर चीज अगर सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस में कनेक्ट करके पढ़ लेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इसमें इसकी यही चीजें याद रखना है थोड़ा सा, बस वो बचे हैं 2-3 क्वेश्चन, तो समझ आ जाएंगे, देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स इट। सही है। ठीक है। हर कोई ओन करता है, एक सिर्फ सिंगल यूजर कोई कंट्रोल नहीं करता, पूरा ग्रुप है। ठीक है, इसीलिए तो डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। सिंगल यूजर की कंट्रोल करने का मतलब ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी। The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. So बहुत कुछ applications है blockchain के। ठीक। Applications that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission. तो ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी ने कॉपीराइट नहीं कर रखी है। ठीक है। तो कोई भी ब्लॉकचेन के बेसिस पे कोई एप्लीकेशन बना सकता है। इसीलिए तो इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज बने अलग अलग, बेसिस सबका ब्लॉकचेन ही है। सब अलग अलग बिटकॉइंस बनाए सबने। ठीक है। बेसिस ये था, बस अपने अपने कोड क्रिएट किए उन्होंने, अलग अलग बिटकॉइंस बना दी। ठीक है। तो ये 1 एंड 3 सही हो जाएगा। ठीक है। देखो अभी भी पढ़ा है तो इसलिए लग रहा है कितना इजी था। सेकेंड वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया। फिर भूल जाते, फिर डिफिकल्ट लगने लगता। With reference to bitcoins sometimes seen in the news, which one of the following statements is correct? Bitcoins are tracked by the central banks of the countries. नहीं, ट्रैक नहीं करते बिटकॉइंस का जो भी मूवमेंट है, कोई ट्रैक नहीं करता, अभी तो डिसेंट्रलाइज्ड है और अनोनिमस है। ठीक है। एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। ठीक है। पब्लिक की होती है, आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है, उसे सूडो आइडेंटिटी बोलते हैं। सूडो क्यों? जैसे आप किसी एंजल प्रिया के नाम से फेसबुक आईडी बना लें, तो वो आपकी सूडो आइडेंटिटी होगी। ठीक है। तो ऐसी होती है इसमें, आपकी रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, उसके पीछे लड़का है या लड़की, तो इसलिए सिक्योर होते हैं। With reference to non-fungible tokens, consider the following statements. They enable digital representation of physical assets. ठीक है। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, किसी पेंटिंग की डिजिटली ही होगा हमेशा। ठीक है। कोई फिजिकल एसेट उसमें बैक नहीं होगा, बट
इट विल बी डिजिटल, इट कैन बी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। ठीक है, कोई वीडियो हो सकता है, MP4 फाइल हो सकती है, ठीक है, पर डिजिटल होगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन का कोई फेमस डायलॉग हो सकता है बट डिजिटल फॉर्म में, कोई सॉन्ग हो सकता है, सॉन्ग की कुछ लाइन्स हो सकती है, सब कुछ डिजिटल। एनीथिंग इज पॉसिबल। इवन कोई GIF बना के आप बेच सकते हो, कोई बेकार से बेकार पेंटिंग भी बना के बेच सकते हो। तो NFTs ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। तो यूनिकनेस इसकी खासियत है NFTs की। नॉन फंजिबल मतलब यूनिक। ठीक है, उस वर्ड का मतलब ही यही है, यूनिक। नॉन डिफरेंशिएबल, किसी और से कॉपी नहीं होता। They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Equivalency नहीं, equivalency का मतलब कि एक ही जो NFT है वो सिर्फ अकेली है, उसकी कोई यूनिक यूनिक वैल्यू है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो NFT कहते हैं मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, उससे कोई कंपेयर नहीं कर सकता, इसलिए उसकी वैल्यू कम। बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन एक वैल्यू के हो सकते हैं, 4 बिटकॉइन एक वैल्यू के हो सकते हैं, 2 NFTs एक वैल्यू के। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो हो जाएगा आंसर 1 और 2 में। विद रिगार्ड्स टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये तुम लोग बताओ मुझे, ठीक है, अपने अपने आंसर्स टाइप करो। इसमें लिखा हुआ इनकरेक्ट, ठीक है, तो मैसेज में अपने अपने आंसर लिखो, फिर देखो। ठीक है, 3 लोग तो वैसे एकदम क्लियर है। ठीक, So one doubt regarding crypto mining. ओके, So in the PT 365, the context is given as some companies raised funds to set up the crypto mining operations in the Himalayas, which is या free of carbon. So how या this crypto mining and carbon is related? Means crypto mining generates the carbon emissions, right? Because of the energy it uses. या they are blamed for energy consumption and carbon footprint because they are just consuming the energy. So, and it was illegal in China. Okay, so they set up their company in Himalayas, and it was part of China. Okay, it was illegal, so they could not set up their company inside the territory of China. So they set up their company on the top of Himalayas. Okay. But they were consuming power. They were consuming batteries in large amount. If you are mining the data, so mining means you have to go through every file, every line by line, and check the algorithms. Okay, so it takes time. So every computer will run for certain hours. When a computer runs, it will consume electricity. Will consume electricity through direct electricity or through batteries. Okay, and it will Means generate it's heat. yeah. CPUs It's a type generate of heat. carbon credit because it is carbon free Himalaya, so they are keeping up the operations there. Is it? No, no, this was not the reason behind they setting up on top of the mountain, or some mountain was given as because it was not illegal in China. Okay, so to pass that, they set up the company on top of the China, top of the mountain on the Himalayas, and they were using batteries. And they said, okay, we are trying to lesser the carbon footprint
and use the carbon credits. So that's why they gave that statement that okay, we are carbon friendly and we are doing this to that. But it was mainly because the government did not recognize, and they didn't recognize and they cancelled these things because they were consuming too much energy. Yeah. This was the main issue. Yes, sir. Right. Okay, so their answer is clear. The copy of the ledger will be stored at the centralized authority. This is incorrect. There is no centralized authority. The copy will be shared with everyone on the blockchain. Okay, everyone will have the copy of every transaction. Every transaction will be written on the block. ठीक है, तो और all the other options are correct. Any of the validated records is irreversible and cannot be changed. जो लिख गया वो लिख गया. ठीक है. All the blocks will be individually encrypted. Encrypted hashtag बताया मैंने. हर ब्लॉक का हैश होगा. It will include the present transaction as well as the future past transaction as well. तो दो तरह का हैश टैग होंगे इंक्रिप्शन के. तो एक में अगर आपने चेंज किया तो पीछे जाके भी चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है. ऑल द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स अग्री टू द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द रिकॉर्ड्स. सबके पास देखने की अथॉरिटी है और वैलिडेट करने की अथॉरिटी है कि हाँ ये सही है ट्रांजैक्शन या नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हो गए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का. ब्लॉकचेन में मोस्टली इतना ही आएगा, इतना ही होगा. प्लस ब्लॉकचेन के बेस पे जो टेक्नोलॉजीज है, नए डेवलपमेंट्स. अभी एक नेक्स्ट हम कवर क्या करेंगे, एआई. ठीक है, और एआई से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स, एआई से रिलेटेड लॉस आपकी कंट्री में है या नहीं, और वर्ल्ड में कितने एआई रिलेटेड लॉज हैं, कौन सी कंपनीज किस एआई में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं. तो ये सारी चीजें हम एआई में देखेंगे. तो उसी में हम वीआर और एआर भी देख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट में. तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही. अगर किसी का क्वेश्चन बचा हो तो रुकते हैं, वरना चलते हैं डिनर करने. सर वो जो सीबीडीसी और ई रूपी है वो भी इसी पे बेस्ड है. क्या ब्लॉकचेन, फिर सेंट्रल से. बैंक डिजिटल करेंसी और ई रूपी. ई रूपी ब्लॉकचेन पे बेस्ड नहीं है. ई रूपी और सेंडर, जैसे मैंने कहा कि अभी पे इनको जब वैलिडेट नहीं किया है तो गवर्नमेंट अपना कैसे बना के बैठ जाएगी. ठीक है, तो सीबीडीसी हर चीज जो भी दोनों करेंसीज है ना, दोनों बैक्ड बाई उस जो आपके डिपॉजिट्स हैं उनसे बैक्ड है. तो जब अगर उससे बैक्ड होगा तो स्पेकुलेशन नहीं होगा, तो फिर वो उस बेसिस पर नहीं है. और सेंट्रलाइज्ड, मेन चीज उसका क्या होता है, डिसेंट्रलाइज लेजर होना चाहिए. डिसेंट्रलाइज मतलब पब्लिक के पास. ई रूपी में भी क्या होगा, ई रूपी तो गवर्नमेंट इशू करेगी तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी हो गई, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है. सेंट्रल अथॉरिटी जैसी ही आती है कॉन्सेप्ट खत्म. हाँ दिव्यांश. सर मैंने हम्म, ना जो पिछली क्लास थी उसमें लिखा हुआ था कि ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी है, नो सेंट्रल अथॉरिटी, साथ हम्म, ही इंडिविजुअल अथॉरिटी है टू सी ओनली, नॉट टू वैलिडेट. तो ये नॉट टू गलत हो चेंज. जाए. नॉट टू चेंज चेंज. ठीक है. चेंज नहीं कर सकते, वैलिडेट तो करते हैं. कि चेंज ओके. वही कर सकते हैं जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. एक ने, मैंने सेल किया उसने बाय किया, तो वो हम दोनों कर रहे हैं चेंज की. हाँ, मैंने अपना माइनस किया तो वो सारी चेंजेस जो है सब में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. वी विल वैलिडेट ये चेंजेस एक्चुअल में हुए हैं या नहीं. ठीक है, बस हम ओके. वैलिडेट करें, बाकी अदर पार्टिसिपेंट्स वैलिडेट. ओके. नाउ क्लियर. ओके देन, चलो गुड नाइट. चलते हैं फिर अगली बार. तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो एआई. ठीक है, एआई रिलेटेड जो भी चीजें होंगी. इस बार हॉट टॉपिक वही है. ये क्वेश्चन हमने देख लिए. ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बिटकॉइन, एनएफटी तीनों पूछ चुके हैं यूपीएससी में.
तो डायरेक्ट क्वेश्चन के चांसेस कम है, बट रिलेटेड क्वेश्चंस के चांसेस हो सकते हैं, एआई से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। रिलेटेड एआई भी थोड़ा उससे क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड है, और बाकी आगे की जो भी टेक्नोलॉजीज है, चलो आगे में डिस्कस करेंगे क्या क्या उसका पार्ट है। चलो, गुड नाइट। हाँ हाँ, जाने जो लोग नहीं थे उनको बता देता हूँ, वही कि जो मैंने दिए हैं असाइनमेंट, जो भी संडे तक कर लो, अपने लिए लिखना है, ठीक है। ऐसा कोई तुम्हें दिखाना नहीं है मुझे, लिखना है। वो क्या है कि बस एक कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा एक बार रीड करोगे, दोबारा रिवीजन के काम आ जाएगा। ऐसे आप अलग से टाइम दोगे उसे स्कीम्स के लिए, एक पूरी बुकलेट लाओगे और रीड करोगे, उससे बेटर है कि थोड़े से छोटे से, जिस फॉर्मेट में मैंने बोला है उस फॉर्मेट में नोट्स बना लो, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। चलो।